कई बार मैं आपसे जब क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ आपको, तो यही बात मैं बताता हूँ हर बार। प्रयास मेरा यही रहता है कि कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि अब मैं एलसीएम एंड एचसीएफ एक चैप्टर आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है, अरिथमेटिक में ये चैप्टर आप लोगों का छूट रहा था, उसी को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सबसे पहला काम करना है आपको कि जब भी ये आप वीडियो देख रहे हैं, तो सारे काम छोड़ करके आपको कॉपी कर लेकर के जैसे बैठना है, जैसे कि आप क्लास में बैठते थे, कि हम पढ़ा रहे होते थे और आप सामने बैठ करके चीज़ों को लिख रहे होते थे, समझ रहे होते थे। अब वही काम आपको यहाँ पर करना है, तभी तो मेरे इस तरह ऑनलाइन पढ़ाने का आपको कोई बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो ये सब आपके लिए किया जा रहा है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि आपको ये सोच करके कतई नहीं पढ़ना है कि हम यहाँ पर यूट्यूब में कोई वीडियो देख रहे हैं। प्रयास यही करना है कि हम क्लास में बैठे हैं, सर सामने हैं और वो पढ़ा रहे हैं हमें, और हमें कॉपी उठा करके अपना जो सर समझा रहे हैं सारी चीज़ें यहाँ पर विजुअल होंगी, केवल मैं आपको नहीं दिख रहा हूँगा। और मैं मानता हूँ कि शायद मेरा दिखना इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, आपको कंटेंट देखना है, आपको समझने का प्रयास करना है, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। ठीक है, तो चैप्टर को स्टार्ट करते। एलसीएम एंड एचसीएफ, कई बार बच्चों को इस चैप्टर में कई सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके एक एक चीज़ों पर, एक एक बात पर हम बात करेंगे। बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के हम लोग, बिल्कुल बेसिक से लेकर के हम लोग हाई लेवल तक जाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे कि क्लास में करते हैं, क्लास से कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा। यहाँ पर वही सारी चीज़ें उतनी ही बेहतर तरीके से मैं बताने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। बस कुछ बहुत थोड़ी बहुत टेक्निकल इश्यूज आ सकते हैं, पहला वीडियो है, हो सकता है कि उतना बेटर हम परफॉर्मेंस आपको ना दे सके, फिर भी प्रयास करेंगे, शुरुआत तो करनी है हमें। ठीक है, तो एल सी एम, जैसे कि एल सी एम, इसका हिंदी में नाम तो आपको पता होगा। ऐसे शॉर्ट में जब हम इसे लिखते हैं तो लिखते हैं ला सा, और जब भी बात करते हैं एच सी एफ की, तो उसमें हम लोग लिख देते हैं सी शॉर्ट में, उसे क्या लिख देते हैं, मासा लिख देते हैं। ठीक, तो अब एलसीएम एंड एचसीएफ, सबसे पहले इसके बेसिक्स को समझेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, क्लास में भी यही चीज़ मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपको बेसिक अच्छे से क्लियर है, तो आप आगे पूरे चैप्टर को समझने में आपको बहुत ही आसानी होने वाली है, बहुत ही अच्छे से चैप्टर समझ में आने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा हम जाएंगे चीज़ों पर बेहतर तरीके से। एल सी एम, जैसे कि आपने एल सी एम का नाम सुना होगा, तो पहले इंग्लिश शब्दों पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि अगर हम बात करें एल सी एम शब्द की। ठीक है, तो ये जो एल सी एम है, अगर हम इसका फुल फॉर्म लिखें इंग्लिश में, तो इसका मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सॉरी, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लेकिन लोवेस्ट मतलब छोटे से छोटा, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, मल्टीपल, ध्यान देना, मल्टीपल, मल्टीपल मतलब होता है गुणज, या हम इसे बोल सकते हैं क्या, अपवर्त्य, हिंदी में बोलते हैं क्या, अपवर्त्य। इसीलिए इसका लासा का भी अगर हम फुल फॉर्म देखें, अगर पूरा नाम देखें, तो लासा का पूरा नाम होता है क्या, लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समाप लघुत्तम समापवर्त्य, सॉरी, लघुत्तम समापवर्त्य होता है। और मासा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। ये जो अपवर्त्य और अपवर्तक है, इन बातों में पहले तो समझिएगा। एक शब्द आता है यहाँ पर क्या, अपवर्त, कई बार एक शब्द आता है अपवर्त, जिसे हम लोग ध्यान नहीं देते। कई बार हमें जब बोलना होता है तो हम सीधे बोल देते हैं, लासा का मतलब लघुत्तम समापवर्तक, मासा का मतलब महत्तम समापवर्तक, ये गलत है। लासा का मतलब लघुत्तम समापवर्त्य, और मासा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। यहाँ पर दो शब्द प्रयोग होते हैं, एक होता है अपवर्त्य, एक जो शब्द यूज होता है वो क्या, अपवर्त्य, और एक शब्द यूज होता है वो क्या, उसका नाम क्या है, अपवर्तक। एक शब्द यूज होता है अपवर्तक। ठीक है, अगर हम बात करें अपवर्त्य की, तो इसे इंग्लिश में हम लोग नाम दे सकते हैं क्या, मल्टीपल। लेकिन इंग्लिश के टर्म्स में इसलिए यहाँ पर यूज कर रहा हूँ इस चैप्टर में, क्योंकि इंग्लिश के टर्म अगर यूज करूँगा तो हो सकता है कि चीज़ें और थोड़ा सा बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाए। अपवर्तक की अगर मैं बात करूँ, तो अपवर्तक को हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स, बोलते हैं फैक्टर्स बोलते हैं, या
इसी को हम लोग और अगर दूसरे शब्दों में बताना चाहें कि अपवर्तक को ही हम लोग गुणनखंड भी बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं। अभी इन सारी चीज़ों का क्या मतलब बनता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर अपवर्त्य की बात करूँ तो इसे हम बोलेंगे क्या, गुणज बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, गुणज बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि अपवर्त क्या है, गुणज क्या है, अपवर्तक क्या है, या गुणनखंड क्या है। मल्टीपल्स बोलते हैं अपवर्तक को, और अपवर्तक को बोलते हैं फैक्टर्स बोलते हैं। तो पहली चीज तो आप याद रखिएगा कि एलसीएम का जब मैंने फुल फॉर्म लिखा है तो एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। इसी तरह अगर मैं बात करूं यहाँ पर एच सी एफ की, तो एच सी एफ, एच से हो गया आपका क्या बेटा, हाइएस्ट, सी से कॉमन, हाईएस्ट कॉमन, और एफ से क्या हो गया आपका, फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन क्या, फैक्टर। तो अब यहाँ पर पहली चीज आपने क्या ध्यान दिया और क्या ध्यान देना है आपको कि यहाँ पर मल्टीपल होता है, यहाँ पर क्या होता है, फैक्टर होता है। यहाँ पर क्या होता है, फैक्टर होता है। मल्टीपल का हिंदी मतलब आप समझ गए, अपवर्त या गुणज होता है। अगर हम बात करें फैक्टर की, तो फैक्टर का हिंदी मतलब क्या होता है, अपवर्तक या गुणनखंड होता है। ठीक है, इस चीज को क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करें कि सबसे पहले बात कर लेते हैं एलसीएम के, सबसे पहले हम लोग जो बात कर लेते हैं एलसीएम के। अब देखना एक उदाहरण लेकर के मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, जहां से मैं आपको बहुत सारी चीजें एक ही उदाहरण से अच्छे से बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो अभी रटने जैसी कोई बात नहीं, कोई भी चीज रटनी नहीं, मैं जो चीज आपके सामने करता जाऊँ उसे देखते जाएंगे और फिर एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि अब हमने यहाँ पर इतना जब जब समझा तो हमें कौन कौन सी बातों को याद रखना है और क्या, और वो चीजें कहाँ से आएंगी। ठीक, जैसे कि मैं एक उदाहरण लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक उदाहरण लिया, जैसे कि आपसे कहा जाए कि 8, 12 और 16, 8, 12 और 16 का आप हमें क्या बता दें, एलसीएम बता दें। 8, 12 एंड 16 का हमें क्या बता दें, एलसीएम बता दें। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एच सी एफ बता दें। चलो मैं दोनों बातों को एक साथ डिस्कस कर लेता हूँ, एलसीएम एंड एच सी एफ दोनों को एक ही उदाहरण से अच्छे से मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन इनकी गुणनखंड करने के कई तरीके होते हैं। हम देखो एक एक चीज पर नहीं जाएंगे कि हम आपको डिवाइड करके बताएं कि मतलब हम जैसे कि ये तरीका हम उन पर बात करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें जरूर होती है और एग्जाम में हमें जो करना होता है। पहली बार में मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा जैसे कि क्लास में डिस्कस करता हूँ, यहाँ पर भी पूरा प्रयास करूंगा कि वही सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करूँ। ठीक है, तो जैसे कि कई बार हमें बताना होता है तो हम सबसे पहले अपवर्त और अपवर्तक का अगर मतलब समझ गए तो एलसीएम एचसीएफ बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ आने वाला है। 8, 12 और 16, जैसे कई बार हमें बात होती है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 8 के 8 के मल्टीपल्स क्या हो सकते हैं, 8 के अपवर्तक क्या क्या हो सकते हैं। तो सोचिएगा समझिएगा कि मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे कि 8 के अपवर्त क्या हो सकते हैं, मल्टीपल क्या हो सकते हैं, 8 के मल्टीपल क्या हो सकते हैं या अपवर्त क्या हो सकते हैं। मैं शब्दों को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, चीज़ों को समझने का प्रयास करिए मैं कह क्या रहा हूँ, ताकि आपके माइंड में वो सारी चीज़ें क्लियर रूप में पहुँचे। आप सोच रहे होंगे कि नहीं, मतलब आप तो अगर मेरे क्लास के ही स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि मैं चीज़ों को, जो चीज़ें समझनी होती है उनको मैं हाईलाइट करके क्लास में बार बार बोल रहा होता हूँ। यही चीज़ यहाँ पर भी मैं आपसे कर रहा हूँ कि उन चीज़ों पर ध्यान देना, मैं कहाँ पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, कैसे आपको मुझे समझाना है, उन चीज़ों पर मैं ज़्यादा जोर दूंगा। ठीक है, देखना अपवर्त यानी अगर मल्टीपल की बात करें तो देखना 8 का अगर अपवर्त चाहिए, अपवर्त मतलब गुणज या मल्टीपल, तो कई बार जब हमें अपवर्त निकालना होता है तो जैसे कि 8 का अगर कहा जाए पहला पहला गुणज क्या होगा, तो पहला गुणज तो हम 8 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमें क्या, 8। तो ये जो 8 है ये क्या होगा आपका, 8 का पहला पहला मल्टीपल होगा, या हम सीधे सीधे बोल दें कि ये 8 का पहला क्या होगा, गुणज होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपसे कोई कहे 8 का दूसरा, 8 का दूसरा गुणज क्या होगा, तो आप तुरंत बता देंगे कि 8 का दूसरा गुणज क्या होगा, 16। इसी तरह अगर मैं आपसे बात करूं कि 8 का तीसरा गुणज क्या होगा, तो आप बता देंगे आसानी से कि 8 का जो तीसरा गुणज होगा वो क्या होगा, 24 होगा। क्या आपको नहीं लगता है ऐसा
कि आपसे अब आगे कोई भी गुणज पूछा जाए 8 का, तो आप बड़े आसानी से बता देंगे। बिल्कुल बता देंगे, क्यों? क्योंकि आपने देखा 8 का पहला गुणज 8 है, दूसरा 2 तो हम लोग क्या कर रहे हैं 3 का मतलब, ऐसे ही हम लोग आगे जाएंगे 4 5 6 ऐसे। तो आप यहाँ पर जब देखेंगे, तो हम जब गुणज की बात कर रहे होंगे, किसी भी संख्या के गुणज की बात कर रहे होंगे, जैसे कि हम यहाँ पर 8 के गुणज की बात कर रहे हैं, तो हम ऐसे जाते जाते हम मतलब कितने भी बड़े नंबर्स तक हम जा सकते हैं, इसका कोई अंत नहीं होगा। कि 8 अगर कोई आपसे पूछे, देखना यहाँ पर भी एक पॉइंट बात समझ में आती है, कि अगर आपसे कोई पूछे कि किसी भी संख्या का, चलिए मैं थोड़ा सा लिख लिख करके भी बताने का प्रयास करता हूँ, कि अगर आपसे कोई पूछे कि किसी भी संख्या का बड़ा से बड़ा गुणज क्या हो सकता है, बड़ा से बड़ा, या सबसे बड़ा हम कह दें, बड़ा से बड़ा गुणज क्या हो सकता है, जो सबसे बड़ा गुणज क्या हो सकता है। तो आप बता सकते हैं कि अगर मैं पूछूं कि 8 का सबसे बड़ा से बड़ा गुणज क्या होगा, तो आप अगर आप इस बात को समझ गए हैं कि ऐसे ही जब हम जाते जाएंगे, तो ऐसे ही ये नंबर बढ़ते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे काफ़ी मतलब दूर तक की इनफाइनाइट तक अगर हम बात करें, अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। तो क्या आप बड़ा से बड़ा गुणज बता सकते हैं? नहीं बता सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि कौन सा बड़ा से बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 8 का बड़ा से बड़ा गुणज क्या है। तो सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है क्या, कि किसी भी संख्या का बड़ा से बड़ा गुणज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी आप लोगों को। ठीक, इसके बाद हम बात करें कि अगर आपसे कोई पूछे कि किसी भी संख्या का छोटा से छोटा गुणज क्या हो सकता है, किसी भी संख्या का छोटा से छोटा गुणज क्या हो सकता है, इसकी अगर मैं बात करूं, तो देखना किसी भी संख्या का छोटा से छोटा गुणज, अगर हम बात करें 8 का पहला गुणज 8 है। इसी तरह अगर मैं आपसे फॉर एग्जांपल अगर बात करूं कि 9 का पहला गुणज क्या होगा, तो क्या आप बता देंगे 9? इसी तरह मैं कुछ भी कह दूं, मैं कह दूं 27 का पहला गुणज क्या होगा, 27। तो क्या आप यहाँ से ये बात समझ रहे हैं कि किसी भी संख्या का जो पहला यानी कि छोटा से छोटा गुणज होता है, वह संख्या स्वयं होती है। तो दूसरा पॉइंट क्या आपको नोट नोट करना है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा। तो आपको क्या ध्यान देना, मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे आप लोग, तो लिखेगा कि किसी भी संख्या का छोटा से छोटा जो गुणज होता है, वह संख्या स्वयं होती है। वह वह संख्या स्वयं होती है। आपको दो बातें यहाँ से समझ आई। पहले तो मैंने समझाया कि गुणज क्या होता है, किसी भी संख्या का गुणज हम कैसे निकालते हैं। दूसरी बात हमने क्या ध्यान दी, दो पॉइंट हमने ध्यान दिए, क्या दो बिंदु, कि किसी भी संख्या का बड़ा से बड़ा गुणज गुणज पॉसिबल नहीं है, बड़ा से बड़ा मल्टीपल प्राप्त करना संभव नहीं है। और जो अगला पॉइंट हमने समझा वो क्या था, कि किसी भी संख्या का छोटा से छोटा गुणज, छोटा से छोटा मल्टीपल, स्मॉलेस्ट मल्टीपल की अगर हम बात करें, तो वो क्या होता है, वह संख्या स्वयं होती है। आई होप इतनी बातें क्लियर होंगी। अब देखना, अब ऐसी अगर मैं बात करूं जहां से आपको पता चल गया कि आपको पता है कि बड़ा से बड़ा गुणज तो पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो कई बार जब हम बात करते हैं कि जब जैसे कि एक छोटा सा पॉइंट होता है, छोटा सा डाउट होता है कई बार बच्चों के मन में, क्या कि सर जब हम एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम, मतलब छोटा से छोटा नंबर। और जब हम एलसीएम निकालते हैं, वो आता तो बड़ा से बड़ा नंबर है। जबकि हम एचसीएम में बात कर रहे होते हैं कि क्या महत्तम, जबकि आता तो वहाँ छोटा से छोटा नंबर है। ऐसी कंडीशन क्यों आती है, तो वो यहीं से क्यों, क्योंकि एलसीएम में हम लोग ये मल्टीपल है, पर मल्टीपल बड़ा से बड़ा फाइंड किया नहीं जा सकता है, तभी लघुत्तम पूछा जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बात करूँ क्या एचसीएफ में, मासा में, तो अब वहाँ पर भी मैं अभी बात करूँगी कि वहाँ छोटा से छोटा पॉसिबल मतलब मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है, इस वजह से वहाँ क्या मासा। तो अब इस बात को थोड़ा और समझ लें। जैसे कि अगर हम बात करें कि 8 के गुणज क्या होंगे, अब देखना गुणज समझ आ गया। अब मैं आता हूँ, क्योंकि एक एक बात के लिए अगर आपको बेहतर तरीके से समझना है, इसके पहले अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है इस चीज़ को, जिन बच्चों ने मैथ नहीं ले रखा है, वो भी इस चीज़ को मतलब, अब ये तो है तो सारी चीज़ें मतलब छोटे से ही हम लोग पढ़ते आते हैं, नाइन्थ हाई स्कूल में भी हमने मतलब नाइन्थ स्कूल तक, हाई स्कूल के बाद कई बार ये होता है ना कि बच्चों ने मैथ छोड़ दिया होता है, तो उन चीज़ों को समझना है कि मतलब मैथ छोड़ दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको मैथ नहीं आने वाली है। ठीक है, बशर्ते क्या होगा, हमें उसी लेवल पे जाना पड़ेगा, उसी जो बच्चे वाली लाइफ थी ना, जो आप जब आप छोटे थे, 6 7 8 में पढ़ रहे थे, 9 में पढ़ रहे थे, बस उसी लेवल पर जाकर के आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, 8 के अगर मैं गुणज लिखना चाहूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि आप समझ चुके हैं क्या 8 के गुणज क्या क्या हो सकते हैं, 8 16 24 और 32।
और ऐसे ही आगे और भी होंगे, उनको अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लिखेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। इसी तरह अच्छा देखना, हमें क्या निकालना था, 8, 12 और 16 का एलसीएम निकालना था। तो अब अच्छा बताना 12 के गुणज क्या क्या हो सकते हैं। तो 12 के गुणज की अगर हम बात करें तो 12 का पहला गुणज क्या होता है, 12, 24, 36, 48, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि 16 के गुणज क्या क्या हो सकते हैं, तो 16, या और आप लिखना चाहते हो लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गए, गुणज हो गए। अब देखना लासांग कैसे निकालते हैं, पहले मैं बेसिक पे आता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे करना होता है, डायरेक्टली हम किसी भी चीज़ को कैसे कर सकते हैं, इन सारी बातों पर भी मैं आऊँगा, पहले आपको बेसिक समझना है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एलसीएम हमें उनका निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट, छोटा से छोटा अगर हम बात करें। और कॉमन, सी से मतलब होता है कॉमन, जो उभयनिष्ठ हो, जो दो हो तो दोनों में, तीन हो तो तीनों में। और एम से मतलब क्या, तो मल्टीपल यानी कि गुणज। तो हमने गुणज तो लिख लिए, 8 के भी गुणज लिख लिए, 12 के भी गुणज लिख लिए, 16 की भी गुणज लिख लिए, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, पहली चीज हमें क्या चाहिए, कॉमन चाहिए, क्या चाहिए, कॉमन चाहिए। कॉमन चाहने का मतलब क्या, कि जो क्या हो, तीन, अब दो है तो दोनों में हो, तीन है तो फिर तीनों में हो। तो हम लोग देखेंगे कि कॉमन गुणज कौन कौन से हैं। तो हमने देखा कि इनमें जो कॉमन गुणज है उनमें अगर हम देखें, क्या 8 है सभी में, नहीं है। क्या 16 है सभी में, नहीं है। और इसी तरह अगर हम बात करें कि क्या 24 है सभी में, नहीं है। क्या 32 है सभी में, नहीं है। तो अब हमें क्या होगा, एक इस नंबर को हमें और आगे लिखना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि इसी तरह चाहे तो और आप आगे लिख सकते हैं, लेकिन हमारा काम इतने में ही चल जाना है, तो बस हम यहीं तक सीमित रहेंगे, ठीक है। लिखने को तो आप और भी लिख सकते हैं इसी तरह आगे जाके, लेकिन हमें क्या ढूंढना है, हमें छोटा से छोटा नंबर, मतलब हमें एक नंबर ऐसा ढूंढना है जो, मतलब कई सारे नंबर ढूंढने हैं जो इनमें इनमें क्या हो, कॉमन हो, जो मतलब क्या हो, दोनों तीनों में हो। तो देखना यहाँ पर 32 नहीं है सभी में, 40 नहीं है, 48 देखना इसमें है, 48 इसमें है, 48 इसमें है। तो यही तो कॉमन है ना तीनों में, यही तो उभयनिष्ठ है ना। तो अब अगर यही उभयनिष्ठ है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखना कई बार होता है कि अभी और अगर आगे आगे जाते हैं तो अभी हमें और भी कई सारे नंबर मिलेंगे जो कि क्या मिलेंगे, कॉमन मिलेंगे। लेकिन अब आप एक बात तो समझ रहे होंगे कि अब जो भी नंबर हमें कॉमन मिलेंगे वो क्या होगा, 48 से तो बड़े होंगे, लेकिन हमें चाहिए क्या, लोवेस्ट चाहिए, छोटा से छोटा चाहिए। तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 48, ठीक। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। ये तरीका है, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि एलसीएम, एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये बस समझाने का प्रयास किया। लेकिन क्या आप एग्जाम में यही कर रहे होंगे, क्या आप ऐसा ही कर रहे होंगे, नहीं। तो अब आते हैं कि एग्जाम में आप कैसे कर रहे होंगे। तो आपको बताया गया होगा कि एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग क्या करते हैं, इनके आंसर्स निकाल सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कि हम जब इनके जिन भी संख्याओं का हमें लासा निकालना होता है तो उनके हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। कैसे करते हैं, तो उस चीज को देखेंगे, क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टर जैसे कि हमें 8, 12 और 16 का एलसीएम निकालना था, 8, 12 और 16 का एलसीएम। तो अब हम लोग अभाज्य संख्याओं से डिवाइड करते हैं इसको, जैसे 2 से तो 4 है, 6, 8, 2, 3, 4, 2, 1, 3, 2। और इसी तरह अगर एक बार और आप 2 से डिवाइड करेंगे तो अभी एक और 3 से, एक, एक और क्या है, ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड होता है। यही हमारे क्या होते हैं, लास्ट होते हैं, वही तो बताया जाता है। यही तो लघुत्तम था, तो इसको लिख देंगे क्या, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3।
तो 2 टू जो 4 टू जो 8 टू जो 16 3 जो कितना 48, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 48 लासा। एक ये तरीका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बेसिक तरीका है और सिंपल सा तरीका है। ज़्यादातर हम लोग प्रयास यही कर रहे होंगे कि हम लोग इसी पर थोड़ा सा ध्यान दें कि एक हिसाब से अगर देखा जाए तो एक बेसिक सा तरीका है और अच्छा तरीका है, ठीक है। लेकिन हाँ फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मतलब इसका क्या और भी तरीका हो सकता है क्या, तो हाँ हो सकता है। अगर उस तरीके से भी जाना चाहें तो हो सकता है। क्या याद रखना है कि जैसे कि पहली चीज तो देखना, एक तो होता है गेस वाला तरीका कि हम सीधे सीधे गेस कर ले क्या, कि अब इसको देखना कई तरीके हो सकते हैं। भ्रमित नहीं होना सारी चीजों पर, मैं एक एक चीज क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पर अभी। भ्रमित बिल्कुल भी नहीं होना है। एक तो तरीका ये कि आप लासा ऐसे निकाल लेते, 8 12 और 16 का हमें लासा निकालना था तो हम ऐसे निकाल लेते प्राइम फैक्टराइजेशन से, या हम ऐसे करके देख लेते। ये तो लॉन्ग प्रोसेस है जिससे तो हम करने वाले नहीं, ये हम यूज कर रहे होंगे क्योंकि कई बार यही हमारी हर जगह, ये तो हमारी हर जगह मदद करेगा। फिर भी एक तरीका ये हो सकती है कि आप गेस करें कैसे, कि आप जब भी एलसीएम निकालने बैठे हैं, जैसे कि जिन नंबर्स का हमें एलसीएम पता करना हो, तो आपको क्या ध्यान देना है कि जैसे कि 8 12 और 16 का एलसीएम निकालना है, तो आप क्या करें, एक ऐसा छोटा से छोटा नंबर दिमाग में लाएं जिसमें जिसको कि हम इन तीनों से क्या कर सकते हो, भाग दे सकते हो। लेकिन हाँ वो छोटा से छोटा होना चाहिए जिसको हम क्या कर सकते हो, इनसे भाग दे सकते हो, 8 12 और क्या 16 से। तो हमने देखा, तो अब कोशिश क्या करें कि ऐसे केस में आप पहाड़ा पढ़ना चालू करें। अब यहाँ पर पहाड़ा मदद करेगी कि जैसे कि हमने क्या कि अब पहाड़ा पढ़ना चालू की कि 16 16 की अगर हम बात करें सबसे बड़ी संख्या का पहले पढ़ा पढ़ के देख लें कि 16 16 दूनी 32 16 से 48, ठीक। कुछ ऐसा कि 32 48 ऐसा कुछ आने वाला है, ठीक है। हमने फिर देखा कि क्या ये नंबर इनके पहाड़े में आएंगे, छोटे वाली। इनको देख लेंगे कि 8 दूनी 16, छोटी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे पहले। तो 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौको 32, 32 आ रहे हैं। लेकिन देखें क्या 12 से 32 आ रहा है, बढ़ते बढ़ते 36, ये तो आगे निकल जाएगा, नहीं आ रहा। तो अब 8 का फिर पुनः 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छंग 48। जैसे 48 आएंगे ना, तो 48 और 12 चौको 48 और 16 के 48, ये जो 48 एक नंबर मिल गया ना आपको, ये क्या है, ये 8 12 और 16 से भाग जा रहा है। अब जब 8 12 और 16 से भाग जा रहा है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ एक गैस वाला तरीका है कि आप सीधे सीधे आप क्या कर सकते हैं, ऐसे पहाड़ा पढ़ के बता सकते हैं। एक ये तरीका है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन है, एक ये लॉन्ग मेथड है। और अगर हम बात करें एक तरीके की, जैसे कि मैं जब आपको क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ तो जब कभी अदर चैप्टर्स में अगर एलसीएम का यूज हुआ है तो मैंने वहाँ पर डिस्कस भी किया, बताया भी है। वो क्या कि हम लोग क्या करते हैं कि इनको है एक्चुअल में ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, बस हम पेज ना भर करके हम क्या कर रहे हैं कि हम उसको थोड़ा सा ऐसे लिखने वाले हैं कि जैसे कि 8 12 और 16 है, हम बस इसको ऐसे लिखने वाले हैं घातों के रूप में, अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप में लिखने वाले हैं, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप में लिखने वाले तो मतलब क्या हुआ, जैसे कि 8 की अगर हम बात करें तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। और अगर हम 12 की बात करें तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणते क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं। तो अब देखना, अगर 16 की बात करें तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। अगर आपने देखो ना एग्जाम में जैसे आया तो आप तो वहीं लिखा होगा, तो आप इसको ऐसे तुरंत आबादी गुणनखंड की घातों के रूप में लिख देंगे। तो अब यहाँ पर एक बात याद रखनी की, अगर हम जब एलसीएम निकाल रहे होंगे तो एलसीएम हमारा क्या होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। देखना मैं लिख बहुत कम रहा हूँ, बोल बहुत ज़्यादा रहा हूँ, तो आपको नोट करना है वही सारी, जैसा कि हम क्लास में कर रहे होते हैं कि आपको मतलब समझा रहे होते हैं एक एक बात को, वही चीज़ मैं यहाँ पर करूँ। मैं बार बार इस बात को पहला वीडियो में बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसीलिए इन सारी बातों को, कि उस तरीके पे ही आना है, क्लास के ही तरीके पे, तभी आप मेरे वीडियोज का मैं यहाँ पर ये नहीं आया कि आकर के मैं आपको फटाफट तुरंत आया और 10 मिनट में एलसीएम एचसीएफ बताया और चला गया, मतलब ऐसा कुछ नहीं कर रहा। जैसे क्लास में हम लोग एक एक चीज़ पर एक मतलब घंटों बात करते हैं, वही चीज़ यहाँ पर भी मैं करूँ कि पहले हमने हर एक चीज़ सीखनी है, फिर हमें आना है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, बाद की बात है हमें, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखना है एलसीएम। तो अब क्या क्या मैंने बताया कि आप एलसीएम क्या होता है, अब यहाँ पे बस थोड़ी सी चीज़ फिर याद करनी पड़ेगी यहाँ पर, क्या कि हम लोग क्या वो घात लेते हैं जो बड़ी से बड़ी घात हो, वो घात लेंगे जो क्या हो, बड़ी से बड़ी घात हो किसी भी अभाज्य गुणनखंड की। बस हम बड़ी से बड़ी घात ले लेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। जैसे एक अभाज्य गुणनखंड 2, तो हमने देखा कि तीनों में 2 की जो बड़ी से बड़ी घात है वो क्या है, कि यहाँ पर 2 घात है, यहाँ पर 3 घात है, यहाँ पर 4, तो हमने बड़ी से बड़ी घात ले लिया, तो क्या आ गया 2 की घात 4। इसी तरह अगर हम बात करें कि अब अगला अभाज्य गुणनखंड कौन सा है, 3 है, तो हम 3 की भी बड़ी से बड़ी घात लेंगे, लेकिन 3 की बड़ी से बड़ी घात तो यहाँ पर एक ही है, तो क्या लिख लेंगे 3। तो अब देखना ये हो गया 16 16 से 48,
तो आप सीधे ऐसे भी लासा निकाल सकते हो। ठीक, ये तो था आपका क्या लासा निकालने का तरीका। कि कई तरीके हैं, बेसिक मैं जो मैं फॉलो करता हूँ या आप भी करना चाहें तो मतलब बेसिकली जनरली हम ये और ये, तो पहली चीज़ तो या तो फिर गेस करके सीधे सीधे आप फाइंड कर सकते हैं कि जैसे 8 12 16 आया, तो आप प्रयास ये करेंगे कि अच्छा इनमें कौन से छोटे जिनसे कि मतलब जिनमें कि मतलब इन तीनों से भाग चला जाएगा। ठीक ना। लासा क्या होता है, लासा वह संख्या होती है, अब यहाँ से ये बात परिभाषा के रूप में समझाने की जरूरत नहीं, कि लासा वह संख्या होती है जो अब मतलब जिनका कि वह लासा है उनसे क्या होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए। ये बात मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर समझानी कि वह छोटे से छोटा नंबर होता है जो जिन संख्याओं का वह लासा है उनसे क्या होता है, पूर्णतः विभाजित होता है। ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं एचसीएफ की, बात कर लेते हैं एचसीएफ। जैसे कि ऊपर मैंने बता दिया किसका मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन क्या फैक्टर होता है, गुणनखंड होता है। अब यहाँ पर एक शब्द आ रहा है फैक्टर, तो फिर अब हमारे लिए समझना क्या जरूरी हो जाता है, फैक्टर, कि फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है। तो गुणनखंड विभाजित होगा, तो कोई चीज विभाजित होगी तो वो छोटे टुकड़े छोटे भागों में बटेगी, तो बस यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। वो क्या होंगे देखना, बेसिक से समझे बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जा करके। ठीक है। तो देखना, जैसे कि अगर हम बात करें कि 8 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 8 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं। अच्छा, किसी भी कोई भी मतलब कोई भी चीज किसी का भाग है तो इसका मतलब वो उसी से निकल के आई है ना। तो यहाँ पर कैसे मतलब फैक्टर से निकालना है क्या, कि 8 का अगर कोई फैक्टर है ना, 8 का अगर कोई गुणनखंड है ना, तो वो गुणनखंड इस 8 को पूरी तरह से विभाजित कर रहा होगा। बस इतना ध्यान देना। क्या मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, कि अगर 8 का कोई गुणनखंड है, अगर 8 का कोई गुणनखंड है, तो वह गुणनखंड इस 8 को पूरी तरह विभाजित कर रहा होगा। ठीक। जैसे कि क्या 8 में 1 से भाग चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। क्या 8 में 2 से भाग चला जाएगा पूरा पूरा, बिल्कुल चला जाएगा। तो ये सब क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। मैं बता चुका हूँ सर। तो क्या 3 से जाएगा, नहीं। 4 से जाएगा। क्या 5 से जाएगा पूरा पूरा भाग 8 में, नहीं। 6 से जाएगा, नहीं। 7 से जाएगा, नहीं। 8 से जाएगा, हमने 8। क्या अब अच्छा बताना कि क्या अब इसके आगे कोई भी हमें ऐसी संख्या मिलने वाली है जिससे कि इसमें पूरा पूरा भाग चला जाए 8 में, नहीं। क्योंकि अब 8 से अगर बड़ी संख्या से भाग देंगे तो भाग जाएगा ही नहीं ना। ठीक। तो अब यहाँ पर क्या, ये क्या हो गए, 8 के गुणनखंड हो गए। बात समझ आ गई होगी। इसी तरह अगर मैं बात करूं कि 12 की, 12 के अगर मुझे गुणनखंड पता करने, तो 12 के गुणनखंड पता करने तो आपको क्या, 12 ये भी यहाँ पर चेक करेंगे, 12 गुणनखंड क्या, एक से भाग जा सकता है, हाँ बिल्कुल जा सकता है। इसी तरह क्या इसमें 2 से भाग जा सकता है, हाँ बिल्कुल जा सकता है। 3 से भाग जा सकता है, जा सकता है। 4 से जा सकता है, जा सकता है। 5 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, और फाइनली जाकर के किससे, 12 से भाग जाएगा। ठीक। अब यहाँ पर एक बात फिर से हम कुछ एक दो पॉइंट को समझेंगे। जब इतना हमने कर लिया है, या हम एक और उदाहरण जैसे 16 था, हम इसको भी लेकर के पहले देख लें। तो 16 में क्या आ जाएगा, इसके गुणनखंड क्या, 1 आएगा, 2 आएगा, 4 5 और 6 7 8 आ जाएंगे, 9 10 11 12, इसके बाद क्या, 16 आएगा। ठीक। ये क्या 8 के गुणनखंड, ये 12 के गुणनखंड, और ये क्या हो गए, 16 के गुणनखंड हो गए। ठीक। तो अब यहाँ पर एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये तो गुणनखंड हो गए। अब हमें क्या ध्यान देना, हमें निकालना था क्या, एचसीएफ। तो अब पहले, लेकिन इसके पहले दो पॉइंट बात कर लेते हैं कि अच्छा बताना, दो बातें समझ आ रही होंगी। कॉमन क्या है देखना, इन्हीं चीजों पर हमें देखना होता है बारीकी से। क्या, कि जब हमने 8 के गुणनखंड निकाले तो इसका पहला गुणनखंड क्या है, 1 है। जब हमने 12 के गुणनखंड निकाले तो सबसे छोटा से छोटा गुणनखंड क्या है, 1 है। 16 के गुणनखंड निकाले तो छोटा से छोटा गुणनखंड क्या है, 1। तो ध्यान रखिएगा पहली बात, कि अगर आपसे कोई पूछे कि किसी भी संख्या का छोटा से छोटा गुणनखंड क्या हो सकता है, मैं गुणज की बात नहीं कर रहा, मैं गुणनखंड की बात करूं, किसी भी संख्या का छोटा से छोटा गुणनखंड क्या हो सकता है, तो किसी भी संख्या का छोटा से छोटा गुणनखंड क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। क्या पहला पॉइंट क्लियर है कि क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि किसी भी संख्या का छोटा से छोटा गुणनखंड क्या होता है, तो आपको क्या याद रखना, 1 होता है। क्लियर है। अच्छा बताना, जैसे कि मैंने अभी एलसीएम में देखा था कि उसका हम बड़ा से बड़ा गुणज फाइंड नहीं कर सकते थे। एलसीएम में उसका बड़ा से बड़ा हम गुणज फाइंड नहीं कर सकते थे, मल्टीपल फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं, तो किसी भी संख्या का बड़ा से बड़ा गुणनखंड फाइंड किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी संख्या का गुणनखंड एक जगह तक जाने के बाद फिर क्या रुक जाता है, हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, निश्चित होगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे
एक दूसरा पॉइंट यहाँ पर यही देखना है क्या, कि 8 का बड़ा से बड़ा गुणनखंड आपने क्या देखा, 8। 12 का बड़ा से बड़ा गुणनखंड आपने क्या देखा, 12। 16 का बड़ा से बड़ा गुणनखंड आपने क्या देखा, 16। तो क्या आपको बात समझ आई, कुछ कॉमन दिख रहा है यहाँ पर, कोई बात समझ आ रही है कि किसी भी संख्या का बड़ा से बड़ा जो गुणनखंड होता है वह संख्या स्वयं होती है, वह संख्या स्वयं होती है। किसी भी संख्या का बड़ा से बड़ा गुणनखंड वह संख्या क्या होती है, स्वयं होती है। आई होप इतनी सारी बातें क्लियर होगी। तो अब अच्छा बताना, अपनी डेफिनेशन पर आते हैं। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट, बड़ा से बड़ा लेकिन कॉमन, जो उभयनिष्ठ हो, दो है तो दोनों में, तीन है तो तीनों में, चार है तो चारों में, ठीक। और फैक्टर, तो फैक्टर तो हमने लिख ही दिए ये, तो ये तो फैक्टर्स हैं, लेकिन कॉमन कौन कौन से फैक्टर है उनको देखेंगे। यहाँ पर देखें कॉमन क्या है, क्या एक कॉमन फैक्टर है, हाँ है। क्या दो कॉमन फैक्टर है, हाँ है। क्या चार कॉमन फैक्टर है, हाँ है। इसी तरह क्या 8 कॉमन फैक्टर है, अब इसके बाद आगे देखेंगे 3 भी है, 4 भी, हम सब एक तरफ से देखेंगे तो क्या ये फैक्टर है, नहीं। इसके बाद क्या 8 कॉमन फैक्टर है, नहीं। तो अब देखना हमें क्या करना है, बड़ा से बड़ा फैक्टर। तो अब इसके बाद देखना, जब 1 2 4 8, तो अब बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर क्या इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या, नहीं। 1 2 4 के अलावा और कुछ कॉमन है ही नहीं। तो अब यहाँ पर देखना 1 2 4 के लिए ये तो क्या है, कॉमन फैक्टर है, उभयनिष्ठ, लेकिन हमें चाहिए क्या, हम बड़ा से बड़ा चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, हमें बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर चाहिए ना, यानी कि क्या, हाईएस्ट चाहिए, बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर क्या, एच सी एफ, हाईएस्ट, बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है, 4। यही हमारा क्या होगा, एच सी एफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन बात ये कि क्या हम एग्जाम में ये कर रहे होंगे, ज़रूरत के अनुसार कर रहे होंगे। अगर हमें किसी और तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है हमारा, तो हम प्रयास करेंगे कि ऐसे भी करने का। लेकिन और भी तरीके हो सकते हैं। एक तो तरीका वही वही आते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन पे, जो कि बेस्ट तरीका है। आपको अगर यही फॉलो कर रहे होंगे तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान देंगे कि अगर आप यही फॉलो कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ना कि अगर यही फॉलो कर रहे हैं तो बेहतर होगा। तो उस तरीका पर आते हैं जो बेहतर होगा। क्या करना है आपको, 8 12 और 16 ऐसे लिख लेना है, ठीक। अब देखना यहाँ पर कई बार हम जब एलसीएम निकाल, देखना ये एलसीएम मैं नहीं निकालने वाला हूँ। कई बार हम चीज़ों को रट लेते हैं कि बस ऐसे डंडी खींचते हैं तो इसका मतलब एलसीएम निकालना ही होता है, कतई ऐसा मतलब नहीं। हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। तो हमें इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक। तो क्या ध्यान देना है यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि आपको उन्हीं अभाज्य संख्याओं से भाग देना है जो अभाज्य संख्या यहाँ पर लिखे तीनों तीनों नंबर को एक साथ विभाजित कर रही हो। जैसे कि 2, इसको भी विभाजित करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, तो 2 चौको 8, 6 और 16। अब देखेंगे कि और कौन सी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर रही हो। 2 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 8 16। अब यहाँ पर ध्यान देना, एलसीएम अगर हम निकाल रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं कि 2 से विभाजित करते अब। लेकिन मैंने बोला कि एचसीएफ निकालने में क्या ध्यान देना है कि हम तब तक ही केवल डिवाइड करेंगे, तब तक ही हम केवल भाग देंगे जब तक वो संख्याएं क्या पूरी पूरी विभाजित हो रही हैं किसी से। अब 2 3 8 क्या ऐसी कोई संख्या है जिससे कि ये पूरी तरह विभाजित होंगी, एक को छोड़ करके? तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं है। तो बस यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। बेस्ट तरीका होता है, इसे आप लोग यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका मैं यहाँ पर डिस्कस किए दे रहा हूँ, वो क्या, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था कि आपको एलसीएम में कि गुणनखंड इस तरह से हम लोग घातों के रूप में लिख लें अगर, तो भी हम निकाल सकते हैं। जैसे कि यहीं पर अब क्या ध्यान देना है, मैं यहीं से समझा देता हूँ। जैसे कि 8 को मैंने क्या लिखा था, 2 की घात 3, 12 को 2 की घात 2 गुणते 3 और 16 को क्या लिखा था, 2 की घात 4। अब आपने जब एलसीएम निकाला था तो मैंने बताया था कि किसी भी अभाज्य संख्या की बड़ी से बड़ी घात लेकर के उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही हमारा आंसर होता है। लेकिन एचसीएफ के केस में आपको क्या ध्यान देना है, ध्यान देना, एचसीएफ के केस में क्या ध्यान देना है आपको, क्या ध्यान देना है कि कॉमन देखेंगे जो तीनों में हो, क्या, जो तीनों में हो। तो हमने देखा कि कौन सा ऐसा नंबर है, 2 2 तीनों में। लेकिन इसकी कौन सी उस अभाज्य संख्या की जो तीनों, उसकी मैक्सिमम घात जो तीनों में हो। हमने देखा यहाँ पर 2 की घात 3 है तो 2 की घात 2 तो है ही, यहाँ पर 2 की घात 2 है, 2 की घात 4 है, तो 2 की घात 2 तो हमें सब में मिलेगा। तो बस जो तीनों में हो वही हमारा आंसर। तो 2 की घात 2, तो यानी क्या हो जाएगा आंसर हमारा 4।
आई होप क्लियर होगी बात। तो ये भी एक तरीका होता है। बाकी एक तरीका होता है भाग विधि से, डिवीजन मेथड से, कि डिवीजन मेथड से भी हम बता सकते हैं कि नहीं क्या, मतलब HCF क्या हो सकता है। तो कई बार आप लोगों ने इसके पहले भी पढ़ा होगा डिवीजन मेथड। तो ध्यान देंगे डिवीजन मेथड क्या। डिवीजन मेथड में हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाग देते हैं हम लोग, जैसे कि 8, 12 और 16 का हमें HCF निकालना है। तो 8 से हम लोग भाग दे रहे हैं किसको, जैसे कि हम 12 को भाग दे रहे हैं, 8 को हम 12 को भाग दे रहे हैं। तो 8 से को 12 में जब भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगा 8, और यहाँ पर क्या 4। तो अब देखना HCF में क्या है, ये भाग का ही तरीका है, केवल भाग नहीं है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, अब यो शेषफल बचता है, अब इस शेषफल से हम उसे भाग देते हैं जिससे पहले भाग दे रहे थे, 8। तो 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8 और 0। तो अब फाइनल हम देखते हैं कि किस संख्या ने पूरा पूरा विभाजित किया, तो 4। अभी ये हमारा आंसर नहीं, क्योंकि अभी एक नंबर हमारा और है 16 है। तो अब जिससे इसमें पूरा पूरा भाग चला गया है, अब इससे हम 16 को भाग दे रहे होंगे, ठीक। तो 4 चौको 16 और पूरा पूरा विभाजित होगा, और जिससे पूरा पूरा विभाजित हो जाए जिस नंबर से, वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। यही तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। इसको बचेंगे इसको करने से। जो मैंने एक गुणनखंड वाला तरीका बताया, आज गुणनखंड बेस्ट है मेरे ख्याल से, ठीक है। और एक्सेप्ट में हाँ ये तरीके हो सकते हैं, इतने तरीके जो मैंने अभी आपको बोला। हाँ ये कर सकते हैं कि जैसे कि अब एक तरीका ये भी हो सकता है कि अब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी बातें फिर आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं जितनी बातें यहाँ पर कर रहा हूँ ना, ये सब आपके लिए बिल्कुल मिथ्या का, मतलब मिथ्या तो नहीं, मतलब ये करें कि आपको, आपके लिए सारी चीज़ें बिल्कुल फालतू साबुत होंगी। क्यों? क्योंकि जब आप सीख गए होंगे ना तो कहेंगे ये क्या हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ पहले हमें बेसिक जरूरी है, इन सारी चीज़ें समझ, क्योंकि एक बार पढ़ लेंगे फिर हमेशा के लिए तैयार। 8, 12, 16 का हमें क्या चाहिए था, मासा चाहिए था। तो अब कैसे गेस करेंगे कि हमें यहाँ पर देखेंगे जैसे कि 8, 12, 16 का मासा चाहिए। तो एक छोटा से छोटा, मतलब एक बड़ा से बड़ा नंबर ऐसा देखेंगे, सॉरी छोटा से छोटा नहीं, बड़ा से बड़ा एक नंबर ऐसा देखेंगे जो कि इन तीनों को विभाजित कर सके। तो दो, दो तो विभाजित कर, लेकिन ये तो छोटा से जो हो सकता है कि मतलब हमें तो बड़ा से बड़ा चाहिए। क्या 4 से विभाजित हो जाएगा, 4 से तीनों संख्या विभाजित हो, क्या 5 से, 6 से या 7 से, तो 8 से तो नहीं, सभी तो नहीं होगी। तो अब आपको समझ आ गया कि अब इससे बड़ी तो फिर नहीं विभाजित होंगी, तो हमें कौन सा नंबर मिल गया, 4। तो आप गेस कर सकते हैं कि नहीं इसका सीधे सीधे मासा क्या होगा, 4 होगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो बस आज के लिए इतना ही। अच्छे से रिवाइज करें, नोट्स बनाएं, और मेरा पहला वीडियो है, हो सकता है टेक्निकल इशू हो सकता है, कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हो सकता है उतना बेहतर ना हो सकता है वो चीज़ें ना हो पाई हों जो क्लास में होती हैं। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। जो भी प्रॉब्लम्स हों आप मुझे कमेंट करके या आप मुझे व्हाट्सएप करके बताएंगे कि और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है और मैं क्या आपके लिए कर सकता हूँ। तो थैंक यू।